नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में जैसा हम हफ्ते दर हफ्ते किसानों की बात करते हैं, खेती और किसानी की बात करते हैं और साथ ही ये भी बात करते हैं कि किसान किस तरह से, किन तरीकों से अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकता है, कैसे खास तौर से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज हैं उसमें नई नई जो चीजें हो रही हैं देश में और दुनिया में उसको कैसे अपना सकता है। और साथ ही हम ये भी समझते हैं, बातचीत करते हैं कि किसान कैसे नई नई फसलों में अपने प्रयोग को बढ़ा सकता है जिससे कि उसकी आमदनी कुल मिलाकर बढ़े। और आज हमारे साथ जो चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। पहले भी मंडी.com में हम लगातार मिलते रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो कि खेती बाड़ी और किसानी में एक जाना माना नाम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। और बस्तर के निकट, छत्तीसगढ़ में बस्तर के निकट कोंडा गांव में उन्होंने एक बड़ी प्रयोगशाला, कहा जाए कई एकड़ की एक प्रयोगशाला तैयार की है जिसमें कि औषधीय उपज और साथ ही जो जो जैविक उपज में कई प्रयोग हुए हैं। उन्हीं प्रयोगों के बूते उन्हें देश ही नहीं विदेश में भी, अफ्रीका जैसे महादेश से और कई देशों से भी उनको आमंत्रण मिला है वहां आकर और खेती के नए प्रयोग करने के लिए। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से। साथ ही आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर त्रिपाठी एक तरह से एक कई समूहों से भी किसानों के जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो उस नाते भी उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक तरह से कहा जाए कि जो देश में जो किसानों को लेकर जो भी नैरेटिव चल रहा है उसमें किसान क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है मंडी.com में। जी नमस्कार भुवन जी। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जो आपका एक तरह से कहा जाए कि विशेषज्ञता आपकी है, आपका खास आप जो यूएसपी आपका कहा जाता है वो है कि आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जो जिसको गरीबी के लिए और आदिवासी किसानों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां भी आपने जो प्रयोग किए हैं उसने ये दिखाया है कि कैसे खेती से किसानों की आमदनी वास्तव में बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में जो आपका अनुभव रहा है वो थोड़ा संक्षेप में हम लोगों को बताइए और उसमें किसानों के लिए क्या कुछ है जिससे वो सीख सकते हैं जो दूसरे देश के दूसरे हिस्से के किसान हैं वो भी। भुवन जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बस्तर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ लगभग 44% भाग में जंगल है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मैं उन्हीं के बीच पैदा हुआ, पला बढ़ा। तो यह क्षेत्र धान की खेती के लिए जाना जाता है। हम लोग भी बचपन में धान की खेती करते थे और धान की खेती काफी बड़े क्षेत्र में करते थे। तो जैसे कि कहावत है कि पेडी एंड पॉवर्टी गोज टुगेदर, यानी धान की खेती और गरीबी दोनों का चोली दामन का साथ है। तो कुल मिला के हमें लगता था कोई फायदे वाली खेती ढूंढे, क्योंकि धान की खेती से उतना फायदा नहीं हो पाता था और कई बार नुकसान भी होता था। तो हम लोगों ने जड़ी बूटियों की खेती की ओर रुख किया, क्योंकि जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो प्रसंस्करण इकाइयां वो नहीं है बस्तर में, वैसे तो हमारे देश में भी पर्याप्त नहीं है अभी। तो चाहे साग सब्जी की खेती करें तो यदि ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो गया और तुरंत नहीं बिका तो टमाटर 2 दिन में खराब हो जाती है, सब्जियां खराब हो जाती थी। तो सब्जियों की खेती में हमने देखा कि घाटा हो रहा है, तो ऐसी चीज उगाएं जो जल्दी खराब ना हो। और जड़ी बूटियां चूंकि सालों साल तक उन्हें हम रख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उधर रुख किया। दूसरी बात थी कि जो धान, गेहूं, सरसों, इन सब की खेती में केवल उसका बीज बिकता है, बाकी हिस्सा चाहे धान का है, गेहूं का जो भूसा है या पराली है, वो तो आज समस्या बन गया है उसको ठिकाने लगाना। लेकिन मार्केट यानी पैसा देने वाला भाग केवल उसकी धान की बाल या गेहूं की बाल या सरसों की बीज है। तो जड़ी बूटियों में पूरा का पूरा पौधा ही बिक जाता है, जड़ भी बिक जाता है, कई के बीज भी बिक जाते हैं, तो पौधे के कई भाग बिकते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, ये ज्यादा फायदा दे सकता है, इसीलिए हम लोग जड़ी बूटियों की खेती की ओर आगे बढ़े। फिर एक बात दिमाग में थी कि जमीनें हम लोगों के पास ज्यादा मात्रा में नहीं है, जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो क्या उगाएं क्या उगाएं और कैसे उगाएं। तो इसको सोच के हम लोगों ने ऐसी खेती करने की सोची कि जिससे कि 1 एकड़ की खेती को 20 एकड़ में बदले। तो हमने वर्टिकल फार्मिंग
जो है उसकी ओर ध्यान दिया कि पेड़ लगा दें और पेड़ों के ऊपर हम ऐसी चीजों को चढ़ाएं, लताओं को चढ़ाएं जो 10-20 फीट 50 फीट तक जाए और उत्पादन देते रहे, यानी हवा में खेती। तो ये एक मॉडल हम लोगों ने विकसित किया। काली मिर्च पेड़ों पे चढ़ाया, ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ लगाए। अब ऑस्ट्रेलियन टीक एक ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करता है। जी जी, पहले उस पर बात करते हैं जो ये आपने किस तरह से जो धान से सब्जियों पर आप आए और सब्जियों से आप जड़ी बूटियों पर आए। लेकिन जड़ी बूटियों की खेती ये ऐसी खेती है जो कई किसान चाहते हैं कि वो करें, लेकिन जैसे ही खेती के बाद वाला जो मसला आता है, यानी उसको बेचना, उसके लिए बाजार खोजना, तो वहां पे आके किसान अक्सर ठिठक जाता है। आपने इसके लिए क्या किया? और साथ ही उस संदर्भ में भी सवाल को मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया और बड़ा संगठन भी बनाया है, खास तौर से जो हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करने वाले किसान हैं, तो इस तरह के संगठन कितने मददगार हो सकते हैं बाजार खोजने में, और कैसे आपने खोजा बाजार? भुवन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जड़ी बूटियों की खेती में उगाना तो सरल है, बल्कि कहना ठीक होगा कि जड़ी बूटियों की खेती परंपरागत फसलों की अपेक्षा खेती करना सरल है। लेकिन जब उसको बाजार के लिए जाते हैं तो वहां उसका मुकाबला जंगल की जड़ी बूटियों से होता है। तो जंगल की जड़ी बूटियों में केवल कलेक्शन चार्ज देना पड़ता है, एकत्रीकरण का मजदूरी देनी पड़ती है। तो ये दिक्कत आती है कि रेट उसका सही मिलता नहीं है। हमने देखा कि विदेशों में भारत की जो जड़ी बूटियां हैं या अन्य देशों की जड़ी बूटियां अगर वो जंगल से आती है तो प्रतिबंधित है, वो खेतों से आनी चाहिए, क्योंकि जंगल आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, ये माना जाता है। तो इसलिए हमने विदेशी बाजारों का रुख किया। करीब 34 देशों के खेती का और कृषि बाजार का हमने अध्ययन किया। मैंने प्लानिंग बना के गए वहां पे, और हमने देखा कि जैविक पद्धति से अगर उगाएं तो एक अच्छा बाजार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी डिमांड होती है बल्क क्वांटिटी एंड होमोजेनस क्वालिटी, यानी समान रूप, समान ग्रेडिंग का माल हो और क्वांटिटी भी बड़ी हो। तो एक छोटे किसान के लिए संभव नहीं है। तो हम लोगों ने कोऑपरेटिव बनाया, बहुत सारे छोटे छोटे किसान मिलकर। पहले छत्तीसगढ़ हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन बनाया, फिर बात नहीं बनी कि केवल एक प्रदेश को जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अलग अलग जलवायु की जड़ी बूटियां अलग अलग जगह होती है। तो हम लोगों ने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, संक्षेप में उसको चैंप कहते हैं, बनाया। उसकी वेबसाइट बनाई और पूरे विश्व में सब जगह उसके जरिए अपने भारत की जड़ी बूटियों को आगे बढ़ाया। तो तब हमें जाके मार्केटिंग मिली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जाने माने कृषि विशेषज्ञ और एक तरह से कहें तो किसान नेता डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के साथ, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर के निकट कोंडा गांव से आते हैं, लेकिन दुनिया में कई देशों में जिनके प्रयोग जो मेडिसिनल प्लांट्स से और जैविक खेती से जुड़े हुए हैं वो भी चल रहे हैं, और देश के अंदर भी एक बड़ा संगठन किसानों का वो चलाते हैं जो किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए काम करती है। डॉक्टर साहब, जो चर्चा हम कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको बीच में ही रोक दिया था, फिर अब वहीं से इस बात की शुरुआत करते हैं। धान की खेती एक तरह से देखा जाए तो बहुत आसान खेती मानी जाती है। कहते हैं कि एक बार बुआई करने जाना होता है, एक बार कटाई करने जाना होता है, थोड़ी अतिशयोक्ति इसमें हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि बहुत आसान खेती मानी जाती है। और देश के कई हिस्सों में तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से किसान धान की खेती पर ही आश्रित हैं। वहां पे जरूर सरकार का लगातार प्रयास ये हो रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, धान से निकल के किसान दूसरे जो फसलें हैं उसमें जाएं, सब्जियों में जाएं, लेकिन इन प्रयासों में क्या कुछ कमी रह रही है, या क्या ऐसा है जो किसान बार बार समझाने और एक तरह से जो आप कह रहे थे कि पैडी इज फॉर पॉवर्टी, इसके बावजूद भी किसान उस धान की खेती से निकलने के लिए तैयार नहीं है? मोहन जी, आपने पहले ही जो बात उठाई थी कि उगाने के बाद विपणन यानी मार्केटिंग की समस्या किसानों को सबसे ज्यादा आती है। तो धान, गेहूं जैसी परंपरागत फसलें चूंकि मंडियों में या आसपास में बिक जाती हैं, लेकिन वनौषधियों की खेती
का जो बाजार है वो एक बड़ा ग्रे एरिया है। कोई सुगठित या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है उन फसलों का, या नई फसलें जैसे हैं, जैसे सूरजमुखी लगा ले, सोयाबीन लगा ले। तो इस कारण से किसान परंपरागत फसलों के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन हमको उधर जाना ही होगा भुवन जी। ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है, दिया कि स्वास्थ्य और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उसके लिए जैविक उत्पाद, उसके लिए जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, बोटेनिकल्स हैं, ये सारी चीजों की जो आवश्यकता बढ़ी और इनकी मान्यता और इनकी कीमत दोनों बढ़ी, तो उसके लिए भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर मिला इसमें। इन बाजारों को विकसित करेंगे डॉक्टर साहब, आपका क्या फॉर्मूला है? अगर कहा जाए, जैसे एक तो बहुत आसान चीज है जो हम बार बार चर्चा में भी आजकल बहुत है कि एपीएमसी मंडियां हैं, जो कि स्थापित मंडियां हैं, और वहां पे किसान सीधा उठता है और चला जाता है, अपना धान गेहूं जो भी है बेच देता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी इस तरह की फसलें हैं जहां की किसान को ज्यादा आमदनी के लिए जाना चाहिए, उनके लिए बाजार कैसे डेवलप होगा? और साथ ही इसमें एक और सवाल मैं जोड़ रहा हूं कि क्या इसमें केवल सरकार की ही भूमिका है या कुछ प्राइवेट सेक्टर की किस तरह की भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, केवल सरकार की ओर मुंह देखने से काम नहीं बनने वाला है। सरकार के साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी आगे आना है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर खेती में निवेश करने से बहुत डरता है, क्योंकि खेती बड़ा जोखिम का कार्य है। तो भारत में अभी भी हम देखें कि बड़े जोखिम का कार्य है। तो पूंजी निवेश को चाहिए खेती में, चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे ग्रामीण स्तर पे प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात हो। तो दरअसल हमारे देश में तहसील और ब्लॉक स्तर पर छोटी छोटी प्रसंस्करण इकाइयों की जरूरत है, छोटे छोटे गोदाम की आवश्यकता है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट सपोर्ट की आवश्यकता है, पैकेजिंग वगैरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इससे जो हमारे देश के गांवों में जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसको ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की जरूरत है। भुवन जी, मैं बार बार कहता हूं, विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा केक है, और भारत की तुलना में चीन इसका बड़ा हिस्सा ले जा रहा है, जबकि हमारे पास जो है क्षमताएं ज्यादा हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है सरकार भी पहल करे, और किसान भी, सरकार, किसान और व्यवसायी, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर, सब कोई मिलके, ये एक चेन है। चेन की हर कड़ी जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाजार में अपना जो शेयर है वो नहीं ले पाएंगे। उसी दिशा में जो हम लोगों ने एक संगठन चेम्प बनाया, ये किसानों का संगठन है। इसका किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई लेना देना नहीं, विशुद्ध रूप से मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक को समान अवसर है। इसी के जरिए हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट की खिड़की खोल पाए हम, और जिससे हमें थोड़ी बहुत समृद्धि मिली। वो रास्ता, वहां से रोशनी की किरण दिखती है, और यह मॉडल, बस्तर का मॉडल, बाकी जिलों के लिए, बाकी राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। थोड़ा बहुत फेरबदल अलग अलग जिले में, अलग अलग जलवायु के अनुसार, फसलों के अनुसार होगी, और सरकार की मदद बेशक लेनी चाहिए। हमने SIR की, केंद्र शासन की जो रिसर्च एजेंसी है, उनकी मदद से स्टीविया पे नई प्रजाति बनाई, आज वो पूरे भारत में जाएगी। जो स्टीविया में बड़ी समस्या थी कि इसमें कड़वाहट होती थी, तो ग्लोबल मार्केट में हमारी स्टीविया कहीं खड़ी नहीं होती थी। अब हम, किसान मिला और सरकार मिली, हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्टीविया बनाई जिसमें कड़वाहट नहीं है, और पूरे विश्व को चाहिए। अब इस तरह की फसलें आगे जाएं, और इस स्टीविया से गुड़ भी बने, शक्कर भी बने, तो एक बड़ा मार्केट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट है, और सरकार और निजी क्षेत्र जब तक एक साथ मिलकर एक साथ नहीं आएंगे तब तक इसका स्थायी समाधान निकल पाना मुश्किल है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का ये कहना है, और इसी बात को, इसी चर्चा को अभी हम और भी कुछ पहलुओं पर लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी बात। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से, जो जाने माने किसान नेता हैं और जाने माने किसान खुद भी हैं, जैविक और खास तौर से जो औषधीय पौधे, औषधीय खेती है उसके लिए। हम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से जो बात अब तक हमने कार्यक्रम में की, उसमें हमने
बाजार तलाशने की बात की, हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की और साथ ही हमने ये भी बात की कि जो कृषि इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहां पर किसानों के लिए अवसर हैं जरूर, लेकिन उन अवसरों को बनाने के लिए, पकाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत है और इस निवेश के साथ निजी क्षेत्र को भी आना होगा कृषि क्षेत्र में। लेकिन निजी क्षेत्र के आने के लिए जरूरी है कि जो खेती है उसको कहीं ना कहीं मुनाफे का धंधा भी बनाया जाए, तभी निजी क्षेत्र आएगा। अदरवाइज तो केवल सरकार ही रहेगी, जैसे पिछले 70-80 साल से सरकार ही एक तरह से मुख्य खिलाड़ी रही है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे इसी संदर्भ में और आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि कई छोटे छोटे वेयर हाउसेज की जरूरत होगी, छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स की जरूरत होगी। सरकार की ओर से जो कुछ प्रयास हुए हैं, जिनमें कि लगातार जो चर्चा होती रही है, कृषि सुधार के कानून है, उन पर हालांकि हम अलग से चर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ उसके पहलू हैं वो आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उसमें जो एक कानून है, और क्योंकि आप छोटे छोटे किसानों के साथ मिलके आप भी काम करते हैं और आपका एक संगठन भी है, तो ऐसे में अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ये भी चीज समझने की है कि पहले से देश में हो रहा है और बड़े पैमाने पर बहुत जगहों पर हो रहा है, तो ये कानून आने से क्या फर्क पड़ेगा उन परिस्थितियों में जो पहले से चल रही हैं, या जो पहले से जहां पे कॉर्पोरेट्स के साथ किसान संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, या अलग अलग किसान भी बहुत जगहों पर कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, क्या फर्क आएगा और कितना ये एक तरह से कहा जाए मददगार ये हो सकते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने में? मोहन जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई अवधारणा नहीं है। नील की खेती से लेकर तब से चली आ रही है और अभी भी कई क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया है। सवाल यह है कि हमारे यहाँ 84% किसान 4 एकड़ वाले हैं, यानी मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, कई जगहों पे हमने पाया कि जो कंपनियां आती हैं उनका लक्ष्य होता है विशुद्ध मुनाफा, केवल मुनाफा होता है। तो फायदे की तो साथ ही है, लेकिन जब घाटा होता है तो हाथ झाड़ लेते हैं और बायबैक एग्रीमेंट वगैरह करने के बावजूद कई बार किसानों के माल नहीं लेते, तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस किसान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा हो जिसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न होने पाए, ये चीजें होनी चाहिए। और कुछ खामियां अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने सरकार के सामने लाया कि ये दिक्कतें हैं और ये इसके कारण से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कॉर्पोरेट जो है किसानों को शोषण करने की उसे जगह मिल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छी चीज है और प्राइवेट प्लेयर भी आने चाहिए, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि ये केवल मुनाफे के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए एग्रीकल्चर है, कृषि जो है संस्कृति है, उनके लिए एग्रो बिजनेस है केवल। तो हमें उस संतुलन को देखना होगा कि हमारे देश का जो छोटा किसान है उसके पक्ष में सरकार खड़ी रहे, उसे मजबूत करे और नई फसलें आए, नए कानून बने। मेरा मानना है कि खेती में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नए कानून बनते हैं तो ठीक है, लेकिन वो किसानों के साथ मिल बैठ के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है और इनफैक्ट आपने खुद भी ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो देश में हो ही रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसे में ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम एक कानून के दायरे में उसको लाया गया है, तो उसमें फिर धीरे धीरे सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और आपने खुद कहा है कि सरकार से आप लोगों की बात चल ही रही है, तो वहां पे शायद जो सुधार की गुंजाइश है वो होगा भी। लेकिन एक आखिर में आपसे एक छोटा सा और सवाल डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब समय हमारा लगभग पूरा हो गया है। क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं और अभी भी आपने भी कहा था कि देश में जो 86% किसान हैं वो या तो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं। और चाहे वो बाजार की बात हो, चाहे वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो, चाहे तकनीक के इस्तेमाल की बात हो खेती में, या फिर निवेश लाने की बात हो, सब में हमने देखा है कि संगठन बड़ा काम का होता है और ये आपका अपना भी अनुभव है। सरकार ने भी इन्हीं चीजों को समझते हुए शायद एफपीओ पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और एक तरह से पिछले अगले 5 साल में जो 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो 1 साल तो उसका भी पूरा भी हो गया और उस पर काम चल रहा है बहुत तेज गति से। तो इसको आप कैसे, आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो एफपीओ मॉडल है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाया जा सकता है खेती को ज्यादा मुनाफे का एक कारोबार बनाने में, जहां की किसान केवल खेती न करे, वो बाजार पर भी उसका नियंत्रण हो और जो उसको कीमतें मिल रही हैं उसमें भी उसकी अपनी कुछ दखल हो?
एफपीओ जो है एक अच्छा मॉडल है, मेरा मानना है, क्योंकि उसमें जो लाभ है उसका लाभ का भागीदार किसान भी है और होना भी चाहिए। तो एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एफपीओस में जो वास्तविक किसान है वो भी शामिल रहनी चाहिए। मेरा अवधारणा है कि एफपीओ बहुत अच्छी अवधारणा है भारत जैसे देश के लिए, और जहां क्लस्टर के द्वारा छोटे छोटे समूह बना के हम अलग अलग फसलों की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग पे काम कर सकते हैं। एफपीओ एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि कहीं एफपीओ ये रूप बदल के जो एजेंट या दलाल या आढ़तिये वाले रूप पे ही एफपीओ का गठन ना हो, क्योंकि कई जगह इस तरह शिकायत आ रही है। तो एफपीओ को मतलब रेगुलराइज करना जरूरी है एफपीओ को भी, जिससे कि आगे चलती दिक्कतें ना आए। शुरुआत में अगर इसे हम ठीक कर लेंगे तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे एनजीओस को हम लोग रोक नहीं पाए और एनजीओस को लेके जो हम लोगों का था कि आने वाले 30 सालों में इस देश का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगी, वैसे ही एफपीओस को मेरा मानना है शुरुआत में हमको रेगुलराइज यानी जिस गति से एफपीओ पर काम शुरू हुआ है, डॉक्टर त्रिपाठी का ये कहना है कि एक रेगुलेशन उस पर रखना जरूरी है। और मुझे लगता है क्योंकि मंडी.com में भी हमने मुझे लगता है पिछले 5-6 सालों में 50 से ज्यादा एफपीओ से हम जाके मिले भी हैं और उनको जमीन पर हमने देखा है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये जो आशंका है बहुत हद तक तो उस पर नियंत्रण डॉक्टर साहब हुआ है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव में ये दिक्कत बहुत ज्यादा हुई थी, आप बेहतर जानते होंगे। एफपीओ ने ऐसा अभी तक, जैसे हम लोगों ने जितने देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे एफपीओ को देखा है, उनकी कहानियां की हैं, तो वहां पे जो जेन्युइनिटी है किसानों की उस लिहाज से वो बहुत ज्यादा प्रामाणिक है एफपीओ। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि इस तरह के उदाहरण भी कहीं आ रहे होंगे और ऐसा अगर आ रहा है तो उस पर काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।